नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यूआर देखते हुए हमें स्कैन करके सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कांग्रेस का हाथ देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ, ये तो बहुत स्पष्ट था। आपने देख लिया कांग्रेस का जो अनुराग और जो प्रेम कन्हैया कुमार के साथ था, वही अब खालिस्तानियों के साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता जा रहा है। जब से उन्होंने देखा कि खालिस्तानी जो है वो बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं और अमृतपाल सिंह और वो जो इंदिरा गांधी का किलर था बेंस सिंह, उसका बेटा, जब से वो जीत गए तब से जो कांग्रेसी हैं और खाली राहुल गांधी खास तौर से, उनको ये लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल पक्का तरीका है, देश तोड़ो और वोट पाओ। अब देश तोड़ो वोट पाओ के चक्कर में आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। कल मेरा मतलब है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो थे वो खुलेआम वकालत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये एनएसए लगा दिया है किसानों के ऊपर। किसानों के ऊपर आजकल तो किसानों की परिभाषा भी बड़ी गजब हो गई है ना, कि जिस किसी के पास थोड़ी सी भी अगर ज़मीन हो तो वो किसान हो जाता है। तो उस हिसाब से तो मैं भी किसान होना चाहिए, लेकिन मुझको किसान नहीं कहेंगे। किसान के लिए जाति भी ज़रूरी है। पंजाब में किसान जो है वो केवल जट हो सकता है, दूसरा कोई किसान नहीं हो सकता। यद्यपि किसानों में बड़ी संख्या जो है वो पिछड़ी जाति वालों की भी है, लेकिन नहीं। इसी प्रकार से और भी कई स्थानों पर पता चला कि किसान जो है वो केवल एक जाति वाले जो है वो काम कोई भी करते हो, बिल्डर हो, बड़े बड़े उनके व्यापार हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किसान रहेंगे, वो किसान नेता हो जाएंगे। इसी तरह से मामला चलता है पंजाब में। तो अब पहले आप ये सुन लीजिए कि ये चरणजीत चन्नी और बिट्टू का वाकया क्या हुआ, उसके बाद फिर हम आपको और खुलासे बताएंगे। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सब। जी, बिट्टू ने चरणजीत चन्नी को पूरी तरह से धो दिया और ख़ास तौर से सबको पता है कि चन्नी क्या चीज़ है। जैसा कि बिट्टू ने बताया कि ये मीटू का भी आरोपी है, करप्शन में भी इसके पता नहीं कहाँ कहाँ से हाथ है। इसके अगर आप संपत्ति देख लीजिए तो इससे बड़ा जो फ्रॉडिया कोई आपको नहीं मिलेगा। इतना सब होने के बाद भी वो खड़ा होकर अमृतपाल के समर्थन में कह रहा है कि अमृतपाल को आपने गलत अरेस्ट कर रखा है। क्यों भाई? अमृतपाल खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करता है। अमृतपाल ने ये कहा है कि ये नहीं कहा है क्या कि इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब बातें अमृतपाल ने कही है या नहीं कही है? खुलेआम जो भारत का विरोध करता घूमता है, खालिस्तान का समर्थन करता घूमता है, वैसे बनता ये है कि वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाता है और उसका भाई ड्रग्स में पकड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो चुनाव लड़ने की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए। जो कोई भी टेररिज्म से या सेपरेटिज्म से रिलेटेड ऑफेंस में चार्ज शीटेड हो, उसको किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत सरकार ये करे कि इसे तुरंत प्रभाव से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और 1952 में परिवर्तन करके यह क्लॉज जोड़े। दूसरी बात, जयराम रमेश जी 8:35 पर एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कुछ भी कहा वो उनका प्राइवेट ओपिनियन था। अच्छा, 9 बजे हमने डिबेट देखी।
9 बजे हमने चैनल पे डिबेट देखी और उस चैनल में जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो ज़ोर ज़ोर से चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन कर रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि ये उनका व्यक्तिगत विचार था। तो भाई जयराम रमेश, ये लिखने से पहले तो राहुल गांधी से पूछ लिया था क्या? राहुल गांधी का तो डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है ना कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उनको ये पता नहीं है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक उनको कोई लेफ्टिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स नहीं पढ़ाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लिए घूमते हैं और खालिस्तानी की सपोर्ट करते हैं। यही लिखा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत जो है वो अलग अलग पार्ट्स का एक फेडरेशन है? क्या भारत एक फेडरेशन है कि यूनियन है? फेडरेशन यूनियन में फ़र्क समझते हो राहुल गांधी? लाल किताब को लेके लहराते रहते हो चारों तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते घूमते हो हर समय। ये जो कार्य इन्होंने किया है ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। वैसे भी आप देखिए कि इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो करवट बदल रही हैं। करवट कैसे बदल रही हैं? आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया, जबकि सारे लोग ये बैठ के नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करके और एक तरह का संदेश देना चाहते थे कि ये जो बजट है ये बड़ा विभाजनकारी है और इस बजट के कारण जो है उनको बहुत कष्ट है। जबकि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा 30% हिस्सा जो है वो स्टेट्स को गया है और बाय नेम गया है। लोगों को ये पता नहीं है और मैंने ये नहीं देखा, मैं तो बलिहारी जाऊं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी, जिनमें किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि भाई साहब फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है 43% जो टैक्स मिलता है उसका जो डेवल्यूशन है, जो सेंट्रल टैक्सेस का, वो डेवल्यूशन डायरेक्टली होता है सारी स्टेट्स को और वो बाय लॉ होता है और उसमें हर स्टेट का नाम है। 28 स्टेट्स हैं इस समय और 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज तो सेंट्रल पूल में ही आ जाती हैं, उनका तो अलग से मेंशन होता नहीं। 28 स्टेट्स हैं, उनका सबका मेंशन है। लेकिन उसके बाद भी वो संविधान की किताब लहरा लहरा के ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि कोई बहुत सारा भेदभाव हो गया हो। लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी पूरी की पूरी हवा निकाल दी। पॉलिटिकली जो है उनकी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो जाके ममता जी से मिल लिए और आगे जो कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि जो बाई इलेक्शन होने वाला है, उसमें कांग्रेस कह रही है हमको 5 सीटें चाहिए, कांग्रेस को नहीं मिलेगी कुछ भी, कांग्रेस को मिलेगा ठेंगा। उसके बाद वो जो कुंदरकी और सीसामऊ की जो 2 सीट्स है जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ से वो क्यों नहीं अपना प्रत्याशी खड़ा कर देते अखिलेश जी के सामने। अभी देखिए आप, जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव होने वाला है उसमें अखिलेश का और कांग्रेस का ये मामला जो है बिगड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से उन्होंने हथियाया है विपक्ष के नेता का पद बिना किसी से सलाह किए हुए, उसको ममता ने बहुत बुरा माना है और ममता ने डायरेक्ट ऑपोजिशन आरंभ कर दिया है। आज वो सुना है कि प्रधानमंत्री जी से भी मिली है और नीति आयोग की बैठक में भी गई और नीति आयोग की बैठक में करने के साथ साथ एक प्रकार से पूरी तरह से ठेका दिखा दिया राहुल गांधी को। ये बता दिया कि राहुल गांधी तुमको ममता का समर्थन नहीं है और ममता की जो सीटें हैं वो इंडी ब्लॉक में काउंट करना बंद करो। ममता के पास 29 सीटें हैं भाई, 29 सीटें वो अगर काउंट नहीं होंगी इंडी ब्लॉक में तो फिर तो इंडी ब्लॉक तो बिल्कुल चिंदी हो गया, बचा ही क्या उसके पास। 234 से घट के 205 पे आ गया। मुझे ये नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि ममता जो है वो सपोर्ट कर देगी कहीं किसी भी पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही उनका युद्ध है पूरा का पूरा बंगाल में, लेकिन वो राहुल गांधी को भी नहीं मानने वाली। इसलिए राहुल गांधी का ये जो पैंतरा है, जिस प्रकार से खालिस्तानियों को सपोर्ट किया है आज और जिस प्रकार से वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए पूरी दुनिया के सामने, नंगे हुए एक प्रकार से,
और ये दिखा दिया है कि वो जो संविधान की जो लाल किताब जो लहराया करते हैं उसमें उनका कितना विश्वास है कि वो देश की अखंडता और देश की सार्वभौमिकता उसके साथ भी पूरी तरह से समझौता करने को तैयार है केवल वोटों के लिए। राहुल गांधी जी, आपका खेल यहीं समाप्त हो गया है। अब चाहे जितना नाटक करो, अब चाहे जितना उछल कूद करो, लेकिन ये जो कार्यक्रम तुमने कर दिया ना, इसी वजह से आपने देखा कि वो जो 7 की 7 सीटें जो दिल्ली में गई हैं ना, वो उसके पीछे कन्हैया कुमार को दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से खड़ा करना भी एक बड़ा कारण था। अब आगे आगे देखिए, बहुत आपने उछल कूद कर ली, बहुत आपने एक समझ लीजिए कि एक अचानक से कोई जलजला आ गया, उसकी बाढ़ आ गई, आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है वो पहुंच चुका है। अब जो है जब पानी आएगा अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, अपने प्रॉपर लेवल पे, तब आपको पता चलेगा कि भाई आटे दाल का भाव क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।